यो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। मैं हूं आपका बड़ा भाई सीए निशांत कुमार और मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने लेकर ये अमेजिंग सा सेशन जिसमें हम लोग सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के लिए आईसीएआई ने जो रिवीजन टेस्ट पेपर इशू किया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मैथ्स का, हम लोग वो यहां पर साथ में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को शुरुआत में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। इसको स्किप मत करना क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो 4-5 मिनट में आपके लूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे और कहां से मिल सकते हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, तो उसको आराम से आप लोग देखना। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हो कि ये वर्चुअल लाइब्रेरीज है। ये सीए फाउंडेशन की वर्चुअल लाइब्रेरी है। इसको जब आप लोग स्कैन करोगे तो सीए फाउंडेशन की वर्चुअल लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। इसको जब आप लोग स्कैन करोगे तो 900 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स, वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने लिया था, तो वो आप लोगों का एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वर्चुअल लाइब्रेरी दिखती कैसे, ये मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देता हूं। तो वर्चुअल लाइब्रेरी इज बेसिकली लाइब्रेरी जहां पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अब यहां पर आप लोग देखोगे कि मैथ्स में सीए फाउंडेशन के लिए वी हैव 4 सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब अकाउंट्स में आप देखोगे तो अकाउंट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा का सारा यहां पर है फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉ से रिलेटेड भी बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर कंटेंट अवेलेबल है। मैथ्स से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट यहां पर अवेलेबल है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट यहां पर अवेलेबल है। मैं मैथ्स की बात करता हूं यहां पर। अगर हम लोग देखें तो एग्जाम स्ट्रेटजी सेशंस हैं बहुत सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ये आपको देखने चाहिए। प्री एग्जाम मैराथन्स May 25 ये आपको डेफिनेटली देखने चाहिए क्योंकि यहां पर हम लोगों ने एक नए तरीके से अपना रिवीजन किया था, दैट वाज कॉल्ड द चीट शीट स्ट्रेटजी। तो ये सारी के सारी चीजें आपकी सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए भी रेलेवेंट है, तो इसको आप लोग जरूर देखना। वन शॉट रिविजन्स, अगर आपको कभी भी किसी भी चैप्टर का पूरा एक साथ लगातार पूरा रिवीजन देखने का मन करे तो आप लोग ये वन शॉट रिविजन्स को देख सकते हो। देन वी हैव पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस, इसमें भी आप लोगों को बहुत हेल्प होगी क्योंकि एक एक चैप्टर मैंने उठाया है और कई सारे अटेम्प्ट्स के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की मैंने यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है। मैराथन से हम लोगों के पास यहां पर जिसमें आपके चैप्टर वाइज मैंने आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सारे के सारे स्टडी मटेरियल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको इनकॉर्पोरेट यहां पर किया हुआ है। फॉर्मूला मैराथन्स आप लोगों को यहां पर दिख जाएंगे। सुपर 100 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग आपको दिख जाएंगे। पास्ट पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस आपको दिख जाएंगे। सितंबर 24 की, जनवरी 25 की, May 25 की ओवरऑल डेडिकेटेड वीडियो एज सच नहीं बनाई है, लेकिन जब आप लोग यहां पर नोट सेक्शन में डाउनलोड करोगे ना तो यहां पर आप लोगों को May 25 के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशंस। May 25 में जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशंस आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप पे बहुत सारी चीजें आरटीपीज के सॉल्यूशंस हैं। देखो जनवरी 25, May 25 के हैं, अभी सितंबर 25 का मैं करने जा रहा हूं, तो मैं इसको यहां पर अपडेट कर दूंगा। माइंड मैप रिविजन्स हैं, कुछ रेगुलर लेक्चर्स भी हैं, कई सारे चैप्टर्स के रेगुलर लेक्चर्स भी हैं। तो ये बहुत सारा कंटेंट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इट्स जस्ट आप लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर से चेकआउट कर लेना और इसको बाकी सारे लोगों के साथ शेयर भी कर देना क्योंकि इतना सारा कंटेंट अगर फ्री में मिल रहा है तो अच्छा है ना, शेयर करने का भी फ्री होता है। और इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बूम, ये बूम करते रहना चाहिए। बूम बूम हम लोग करते रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ये हम लोगों के कुछ बैचेस हैं और हम लोग ये हमारे सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं और अभी फिलहाल 10% ऑफ चल रहा है सभी सब्सक्रिप्शंस पर। और मैं आप लोगों को एक और अमेजिंग बात बता देता हूं, 28 जुलाई 2025 से हम लोग फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सीए फाउंडेशन के। ठीक है, सीए फाउंडेशन जनवरी 26 और May 26 के अटेम्प्ट के लिए हम लोग 28 जुलाई 2025 से फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोग यहां से देख सकते हो और अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बाकी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के भी जनवरी और May 26 के बैचेस हम लोगों के स्टार्ट होने वाले 14 जुलाई से। तो ये इंफॉर्मेशन उन सब स्टूडेंट्स के साथ आप पास ऑन कर सकते हो, अपने सीनियर्स के साथ पास ऑन कर सकते हो जो सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स देने वाले। एक्सपीरियंस बैच हम लोगों का चल रहा है। अगर आपने May 25 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था और आप कॉन्फिडेंट हो कि आप लोग क्लियर करने वाले हो तो ये एक्सपीरियंस बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको सीए इंटरमीडिएट के हर सब्जेक्ट के एक दो चैप्टर्स का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो जब हम लोगों के मेन बैचेस स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी रहेगा। और सीए फाउंडेशन में हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है जिसमें आप लोग हम लोगों से लगातार टच में रह सकते हो और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आप लोग उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, इतना मुझे बताना था। अब आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बूम। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का मुद्दा और अपना जो आज का मुद्दा है वो है आरटीपी सितंबर 2025। ठीक है, अब जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, यहां पर मैंने क्वेश्चंस खोल रखे हैं और यहां पर मैंने इसके आंसर्स खोल रखे हैं।
ठीक है, यहां पर मैंने इसके आंसर्स खोल रखे हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर मैच करेंगे, मुश्किल से 1 आध घंटा लगेगा, 1 घंटे से ज्यादा का काम है नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहां पर छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा 30 क्वेश्चन है। आओ 30 के 30 क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्या है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 7, 26, 63, 124, 215, 342 एंड देन वी हैव x। ऑलराइट, तो हम लोगों के पास जो टर्म्स हैं वो क्या क्या टर्म्स हैं? वी हैव 7, 26, 63, 7, 26, 63, 124, 124, 215 और उसके बाद 342 एंड देन वी हैव x। ठीक है, ये हम लोगों के पास टर्म्स है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 7 है, ये 7 पता है कहां से आया? ये जो पैटर्न है बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। ये 7 आया है आपका 2 क्यूब माइनस 1 करके, एंड आई थिंक दिस इज अ स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। 2 क्यूब माइनस 1 अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 1 और ये आ जाएगा 7। सिमिलरली ये जो 26 है ये हम लोगों का आया है 3 क्यूब माइनस 1 करके, तो ये आएगा 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 इज 26। सिमिलरली ये जो आया है ये आया है 4 क्यूब माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 4 से 16, 16 4 से 64, 64 माइनस 1 एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू 63। ये आ जाएगा आपका 5 क्यूब माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 6 क्यूब माइनस 1, ये आ जाएगा 7 क्यूब माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 क्यूब माइनस 1। तो 8 क्यूब माइनस 1, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। 8 इंटू पावर 2 3 माइनस 1 कितना आया? 511 आ गया है। तो 511 शुड बी दी आंसर। ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, और ये हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। बूम! एक बार चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप लोग करोगे बूम, कमेंट सेक्शन में कर दो बूम। ठीक है, चैट बॉक्स तो यहां पर दिखाई नहीं देगा ना, कमेंट सेक्शन बाद में दिखाई देगा, बाद तक दिखाई देगा। तो कमेंट सेक्शन में आप कर दो बूम और वीडियो को कर दो लाइक, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं। In a certain code, Kaveri is written as Vakaire. How is Mysore written in that code? ठीक है जी, Kaveri K-A-V-E-R-I, कोड क्या है? कोड है V-A-K-I-R-E, V-A-K-I-R-E। ये तो देखने से ही पता चल रहा है ना। ये जो ये ओके, इसको 3-3 के बाउट्स में बांटा, इसको 3-3 के बाउट्स में बांटा। ठीक है, एक ये और एक ये, 3-3 के बाउट्स में बांटा। ये K जो है ये यहां पर पहुंच गया, V जो है वो यहां पर पहुंच गया, A एज इट इज रहा। सिमिलरली E यहां पर पहुंच गया कोने में, I यहां पर पहुंच गया, R एज इट इज रहा। तो बेसिकली जो 3-3 के बाउट्स में हम लोगों ने बांटा, उनमें से दोनों बाउट्स में से जो बीच वाला लेटर है वो एज इट इज कॉपी हो रहा है और पहले और थर्ड लेटर्स अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, हम लोगों को कोड निकालना मैसूर का MYSOREOMG। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को देखेंगे तो यहां पर आएगा S, Y और M, क्योंकि ये जो S है ये इधर आ जाएगा, M इधर चला जाएगा, Y एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली ORE में इधर E आ जाएगा, इधर O आ जाएगा और इधर R आ जाएगा। ये आ जाएगा सिमेरो 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 सिमेरो। कहां गया सिमेरो? SYMERO, SYMERO। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। बूम 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 कर दो वीडियो को लाइक, बोलो सबको समझ में आ गया, बोलो स्टैंड स्टैंड स्टैंड। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। In a certain code, December is written as this. Which word will written as November? नहीं लग रहा है, साफ साफ नवंबर नहीं पता चल रहा भाई। दिसंबर का कोड आपने पता नहीं क्या कर दिया कुछ भी। ठीक है, अब ये जो है NOVEMBER, नवंबर लग रहा है। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कुछ ज्यादा ही आसान नहीं हो गया है? अब तुम लोग बोलो कि सर बस ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ जाए तो कितना मजा आए। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे बूम। जितनी बार मैं तो कहता हूं कमेंट सेक्शन भर दो, स्पैम कर दो पूरा बूम बूम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हो चुका है। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग आ गए हैं। देखो, रवि फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर्स। अच्छा, नॉर्थ में फेस कर रहा है, उसके बाद लेकिन राइट मुड़कर ये पहले चला 25 मीटर्स। तो फेस नॉर्थ में किया हुआ था इसने, फेस इसने नॉर्थ में किया हुआ था, लेकिन चलना कहां से शुरू किया? पहले राइट मुड़ा और उसके बाद इसने चलना शुरू किया। ठीक है, तो अब राइट मुड़ा और ये 25 मीटर्स चला। हमने कहा चलो भाई अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है, बच्चे चल रहे हैं, और क्या बच्चे चल रहे हैं। 25 मीटर्स ये चला। He turns to his left and walks 30 meters. He turns to his left and walks 30 meters. ये हो गया
30 meters. उसके बाद next he moves 25 meters to right. Next he moves 25 meters to right. All right, very good. 25 meters right हो गया. He then turns to his right again and walks 55 meters. All right, 55 meters. तो देखो भैया यहाँ तक तो 30 meters ही आ गया. ठीक है, 30 meters और 55 में 55 minus 30 कितना, 25 meters और चल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर चला तो क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ तक चला दो. चलो ठीक है, ये हो गया 30 और ये हो गया 25. ये अभी ऐसे आ गए भाई साहब. फाइनली he turns to his right and moves 40 meters. He turns to his right and moves 40 meters. चलो ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहां से यहां और यहां से यहां वाला जो डिस्टेंस है वो तो पूरा 50 है. ठीक है, क्योंकि ये भी 25 है और ये भी 25 है. तो अगर ये राइट मुड़ के 40 मीटर्स चलेगा तो एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा यहां पर आएगा. यहां पर कुछ इस तरह से आएगा. ये क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है मुझे. ऑप्शन डी इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी. बूम बूम बूम, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है. देखो, लेकिन ये इन लोगों ने लिखा है टू अ जेंटलमैन दीपक सेड his only brother is the father of my daughter's father. How is the gentleman related to Deepak? Okay, pointing to a gentleman दीपक सेड. तो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि जो बंदा कुछ कह रहा होता है वो आप अपने आप को मान लीजिए. ठीक है, तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा, मैं अपने आप को दीपक मानूंगा. तो मैं हूं दीपक, मैं हूं दीपक, मैं हूं दीपक. ठीक है, ये एक कोई जेंटलमैन है, ये एक कोई जेंटलमैन है. एक मिनट आप लोग होल्ड करिएगा बस. ऑलराइट, तो मैं हूं दीपक और ये है कोई एक बंदा जिसकी तरफ पॉइंट करके मैं कुछ कह रहा हूं. क्या कह रहा हूं, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर. ठीक है, हिज ओनली ब्रदर, इस आदमी का जो इकलौता भाई है, इस आदमी का जो इकलौता भाई है, इस आदमी का जो इकलौता भाई है, ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर. ये बंदा मेरी बेटी के पापा का पापा है. अरे तो मेरा पापा हो गया ना ये, क्योंकि मेरी बेटी का पापा कौन हो गया, मेरी बेटी का पापा तो मैं ही हो गया. और ये आदमी कौन है, मेरी बेटी के पापा का पापा है. तो अगर ये आदमी मेरी बेटी के पापा का पापा है तो मतलब दिस मैन इज हु, दिस मैन इज माई फादर, दिस मैन इज माई फादर एंड दिस मैन इज माई फादर्स ब्रदर. ये बंदा कौन है, मेरे पापा का भाई हो गया, मेरे पापा का भाई हो गया तो मेरा अंकल हो गया. तो ये जो जिन जेंटलमैन की तरफ पॉइंट करके मैं इतनी रामकथा सुना रहा हूं, ये जो जेंटलमैन है, ये जेंटलमैन कौन हुए, ये जेंटलमैन मेरे अंकल हो गए. ठीक है, हाउ इज अ जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, दिस जेंटलमैन इज माई अंकल. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. ऑलराइट, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. Find the value of p from square root of 4 raised to the power minus 6 into square root of 2 raised to the power minus 4 is equal to 2 raised to the power p. All right, let's see. तो ये हो जाएगा square root of 4 का square root raised to the power minus 6 into 2 का square root raised to the power minus 4 is equal to 2 raised to the power p. तो एक काम करते हैं, the easiest way to solve this question is कि हम लोग सारी चीजों को 2 के पावर में रख लें. ठीक है, बेस हम लोग 2 कर लें और सबको पावर में कर दें, उसके बाद पावर्स इक्वेट हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, जो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो 2 रेज़ टू द पावर माइनस 6 इनटू ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको मैं 2 रेज़ टू द पावर हाफ लिख सकता हूं एंड दिस एंटायर थिंग इज रेज़ टू द पावर माइनस 4. ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर p, ये आ गया. अब 2 रेज़ टू द पावर माइनस 6 इनटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इंटू हाफ, माइनस 4 इंटू हाफ, ये 2 2 ज़ 4, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर p. बेस अगर सेम हो, पावर्स अलग अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, ऐड हो जाएंगी, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस. तो ये माइनस 6 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 8. 2 रेज़ टू द पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर p. p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8, p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8, p की वैल्यू आ गई माइनस 8. क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज ऑप्शन सी. आई एम श्योर सबको समझ में आ गया. बोलो बूम 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 और कर दो वीडियो को लाइक. ठीक है, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो. ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. इफ 7p plus 3q is to 3p minus 2q is equal to 43 is to 2, then p is to q is, लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है. तो 7p plus 3q is to 3p minus 2q, 3p minus 2q is equal to 43 is to 2.
43:2। ठीक है, अब P/Q की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 7P प्लस 3Q इज इक्वल टू 43 इंटू 3P माइनस 2Q। तो ये हो जाएगा 2 7 14, 14P प्लस 2 3 6Q इज इक्वल टू 43 इंटू 3, 43 into 3, 43 into 3, this is 129P minus 43 into 2, 86Q। ठीक है, ये हो गया। अब आपको P/Q करना है, तो एक साइड में P कर लो, दूसरी साइड में Q कर लो, बात खत्म। तो ये हो जाएगा 129P माइनस 14P इज इक्वल टू 86Q प्लस 6Q। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली 129P और 14P एक साइड कर दिया, तो मैंने 14P को इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा 129P माइनस 14P। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 129P माइनस 14P। ठीक है, और ये माइनस 86Q को मैंने इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस 86Q, और ये इधर प्लस 6Q तो है, तो ये 86Q प्लस 6Q ऐसे कर दिया। अगर आपको ये वाला स्टेप थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे देख लो, 86Q प्लस 6Q इज इक्वल टू 129P माइनस 14P। अभी ये समझ में आ गया। अब बस क्या हो जाएगा, ये 86 प्लस 6 दिस इज व्हाट 92Q इज इक्वल टू 129 माइनस 14 दिस इज 115P। ठीक है, अब ये Q आपका इधर चला जाएगा, 115 आपका इधर आ जाएगा, तो P बाई Q इज इक्वल टू 92 बाई 115। तो 92 बाई 115 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 0.8। ऑप्शंस ट्राई करेंगे तो 5/4 तो नहीं आएगा, 4:5 आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, 4/5 तो होता है 0.8। ठीक है, 4/5 इज 0.8, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बूम। The sum of the digits of a two-digit number is 10. If 18 be subtracted from it, digits in the resulting number will be equal. The number is very very simple question. 37 का टोटल क्या है, 37 का टोटल 10 है, लेकिन अगर 37 में से अगर मैं 37 में से 18 को माइनस कर देता हूं तो क्या आता है, अगर मैंने 37 में से 18 को माइनस किया तो ये 19 आएगा, तो डिजिट्स बराबर तो हुई नहीं, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 73। ठीक है, तो 7 प्लस 3 कितना है, 7 प्लस 3 इज 10, और अगर मैं 73 में से 18 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, डिजिट्स बराबर हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से ये देखो, ये रहा, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 6% per annum is 13 rupees 50 पैसा। फाइंड द सम। आपको डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी एक सम पर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया 13.50। तो मतलब क्या हो गया कि CI माइनस SI इज इक्वल टू 13.50। ठीक है, अब रेट क्या है, रेट है आपका 0.06। टाइम क्या है, टाइम है आपका 2 years। आप लोगों से प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल हम लोगों को निकालना है। तो CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT, ये आ गया। नाउ P इज इक्वल टू CI माइनस SI अपॉन 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज CI माइनस SI, CI माइनस SI इज 13.50 अपॉन 1 प्लस व्हाट इज I 0.06 रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस 0.06 इंटू 2। ठीक है, ये है आपका सिंपल सा क्वेश्चन। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर P आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, 0.06 into 2 is equal to m plus 1 plus 0.06 into is equal to minus 1 is equal to minus MRC, MRC is equal to m plus 13.5 divided by MRC is equal to 3750, 3750 ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो डन। तो 9 क्वेश्चंस हम लोगों के यहां पर हो चुके हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
A machine for which the useful life is estimated to be 5 years costs 5,000 rupees and the rate of depreciation is 10% per annum. Scrap value at the end of its life is. All right. तो जब हम लोग depreciation वाले questions करते हैं तो compound interest के साथ हम लोग एक equivalence बनाते हैं जहां पर cost of the machine 5,000 ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका principal amount. ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ द मशीन हो जाती है ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है लेकिन वो नेगेटिव में हो जाता है तो ये -0.10 आ जाएगा. टाइम आपका 5 इयर्स है, टाइम आपका 5 इयर्स है और जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो आपका अमाउंट हो जाता है. तो दिस इज द फॉर्मूला. A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. This is 5,000 into 1 plus minus 0.10 by 1 raised to the power 5 into 1. ठीक है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है. तो नाउ दिस इज 0.10 नेगेटिव में डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 into power 2 3 4 5 into 5,000 and this is 2952.45. This is your answer. So scrap value at the end of 5 years is what? Scrap value at the end of 5 years is 2952.45. Option A is your answer. Question number 10 का आंसर हो जाएगा option A and we are done with 1/3 of the RTP. ठीक है, 1/3 ऑफ द आरटीपी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है. टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं. फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. Every two persons shake hands with each other in a party and the total number of handshakes is 66. The number of guests in a party is. तो it's very simple question. स्टडी मटेरियल में ये वाला क्वेश्चन है. जब कई सारी पार्टी में आपको नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने होते हैं तो आप कैसे करते हो? सपोज आपके पास n पीपल है तो n पीपल में से आप लोग नंबर ऑफ हैंडशेक्स कैसे निकालोगे? तो कोई भी दो लोगों को आपको सेलेक्ट करना है, एक हैंडशेक आपके पास आ गया और अरेंजमेंट मैटर नहीं करता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन से एक हैंडशेक हो जाएगा. मैं आपसे हाथ मिलाऊं या आप मुझसे हाथ मिलाओ, हैंडशेक एक ही होगा, है ना? तो अगर हम लोग दो लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक हैंडशेक आ जाता है. तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल n है तो n में से दो लोगों को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है? NC2 और यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है 66. तो NC2 is equal to 66. नाउ सिंपली ट्राई द ऑप्शंस. एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एज इट इज उठा के. तो पहले 11 से ट्राई करते हैं. अगर ये मान लो हम लोग इसको 11C2 बोलते हैं तो ये हो जाएगा 11 into 10 upon 1 into 2, 2 5 is 10. तो ये तो आ जाएगा 55. लेकिन हमारे पास हैंडशेक्स कितने हैं? हमारे पास हैंडशेक्स 66 है. तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन बी देखते हैं 12. तो अगर ये हो जाता है 12C2 तो दिस विल बी 12 into 11 upon 1 into 2. 2 6 are 12, 6 11 are 66. तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी इज योर आंसर. ऑप्शन बी इज योर आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी 12. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो. क्वेश्चन नंबर 12. द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन इज. भाई साहब ये तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल का एज इट इज उठा के क्वेश्चन आ गया है. आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा कई बार. आपने चाहे मुझसे पढ़ाई की हो चाहे आपने मुझसे पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आता होगा, आपने जहां से भी पढ़ाई की है आपको ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा. और मान लो कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन तो आप करा ही दो, तो फिर आप स्प्रिंट सीरीज देख लेना. मतलब स्प्रिंट सीरीज क्या, मैंने आपको वर्चुअल लाइब्रेरी दिखाई ना, तो वर्चुअल लाइब्रेरी में वन शॉट रिविजन्स में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देख लेना. वहां पर आपको पूरा का पूरा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस मिल जाएगा. ठीक है, एक बहुत ही यूनिक अप्रोच के साथ मैं आप लोगों को परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन समझाता हूं जिसमें हम लोग प्योरली लॉजिक के बेसिस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं. ज्यादा फॉर्मुलाज आप लोगों को रटने की कोई जरूरत ही नहीं होती है. ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में वर्चुअल लाइब्रेरी दिखाई थी कि आप लोग वर्चुअल लाइब्रेरी कैसे एक्सेस कर सकते हो. जैसे ये वर्चुअल लाइब्रेरी. ठीक है, तो वर्चुअल लाइब्रेरी में आप लोग यहां पर देख रहे हो वन शॉट रिविजन्स. तो वन शॉट रिविजन्स में जब आप लोग ये L7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में देखोगे ना, 3 घंटे 22 मिनट का सेशन है. इस पूरे के पूरे सेशन में ICAI के स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है विद प्रॉपर लॉजिक, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग. बस स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ये ऑफ कोर्स वन शॉट रिवीजन के फॉर्म में करवाया हुआ है. ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना तो इसका आपको समझ में आ जाएगा. ये डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 136 है. तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है वो 136 है, ऑप्शन ए. ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं.
If the arithmetic mean and geometric mean for two numbers are 6.5 and 6 respectively, then the two numbers are again study material का क्वेश्चन। आरटीपी बनाने में इन लोगों ने ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया, चुपचाप स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस को उठा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 9 and 4, क्योंकि 9 + 4 क्या हो जाएगा 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 6.5 एंड 9 × 4 विल बी व्हाट 36, और 36 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 6। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये आपके आ गए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। अब देखो, द सिक्स्थ टर्म ऑफ अ जीपी विद कॉमन रेशियो 2 एंड द फर्स्ट टर्म बीइंग 5 इज, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आपसे T6 पूछा हुआ है, कॉमन रेशियो आपको दिया हुआ है 2, तो R हो गया 2 एंड फर्स्ट टर्म आप लोगों को दिया हुआ है 5, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 5। आपसे T6 पूछा हुआ है, सिक्स टर्म पूछा है ना, हाँ सिक्स टर्म आप लोगों से पूछा हुआ है। तो T6 क्या होता है, AR रेज़ टू द पावर 5, तो A इज 5 × 2 रेज़ टू द पावर 5, तो ये आपका आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5, आई थिंक 32 होता है, 32 × 5 जो भी आएगा, 2 × पावर 2 3 4 5 × 5, दिस इज इक्वल टू 160, तो 160 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ g of x is equal to x - 1 डिवाइडेड बाय x, then g of -½ इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब यहां पर पता है पंगा क्या है, क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है g of x is equal to x - 1 डिवाइडेड बाई x, x - 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब इसके दो इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं। एक तो ये कि g of x is equal to x - 1 होल डिवाइडेड बाई x, मतलब हम लोगों ने मान लिया कि यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो x - 1 होल डिवाइडेड बाई x। और दूसरा इंटरप्रिटेशन हम लोगों का ये भी निकल सकता है कि g of x is equal to x - 1 upon x। ठीक है, हम लोग अपनी मर्जी से ब्रैकेट क्यों मान ले, यहां पर अपनी मर्जी से ब्रैकेट नहीं मान रहे हम लोग, तो ये x - 1 upon x। ये दो इंटरप्रिटेशंस हम लोगों के यहां पर बन सकते हैं। हम लोगों को वैल्यू निकालनी है g -½ की। ठीक है, आओ दोनों केसेस में हम लोग g of -½ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहां पर करता हूं g of -½ तो ये आ जाएगा -½ -1 upon -½ ठीक है ना, x की जगह यहां पर भी और x की जगह यहां पर भी मैंने -½ पुट किया। तो अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बी -½ -1, तो -1/2 -1, दिस इज अ न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में -½ है, -½ इज नथिंग बट -0.5, तो दिस डिवाइडेड बाय -0.5। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 3, आंसर आ रहा है 3। ठीक है, और अगर मैं यहां पर g of -½ पुट करता हूं तो ये क्या आएगा, -½ -1 upon -½ ठीक है, -½ -1 upon -½ तो पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करें, तो ये क्या है, ये तो -0.5 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 upon -0.5 है ना। ये जो डिनोमिनेटर है दिस इज व्हाट -½ यानी -0.5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, -½ को मैंने लिख दिया -0.5 -1 upon -0.5, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। तो अब देखो मैंने क्या किया, मैं पहले इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करता हूं, तो 1 डिवाइडेड बाई -0.5 इज इक्वल टू m+, ये कर दिया। उसके बाद -0.5 माइनस दिस, तो -0.5 माइनस MRC इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1.5, ये आ रहा है 1.5। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं ये वाला इंटरप्रिटेशन लेकर चलता हूं तो मेरा आंसर आएगा 3, और अगर मैं ये वाला इंटरप्रिटेशन लेकर चलता हूं तो मेरा आंसर आएगा 1.5। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में 1 है, 2 है, ½ है और 3 है, मतलब ऑप्शन में 1.5 तो नहीं है, ऑप्शन में 1.5 तो नहीं है ना। ऑप्शंस में अगर आप लोग देखो तो वी हैव 1 2, दिस इज 0.5, हाफ जो है वो 0.5 है। तो हम लोगों का ये जो 1.5 है, ये वाला इंटरप्रिटेशन तो एकदम ही गलत हो गया, ये वाला इंटरप्रिटेशन एकदम ही गलत हो गया। तो अब हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट को यहां पर ब्रैकेट लगाना चाहिए था, इंस्टीट्यूट ने यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो 3 आ गया, हम लोग 3 मार्क कर देंगे, हमारा आंसर 3 आ गया, हम लोग 3 मार्क कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यहां पर यह है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ICAI की जो RTP में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी तो है हाफ, जो कि दोनों में से किसी भी इंटरप्रिटेशन से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर क्या हम इस वाले क्वेश्चन को एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन मानकर इसको गलत आंसर इसका रट के हम लोग एग्जाम में चले जाएंगे? द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो। आरटीपीज और एमटीपीज में अक्सर इंस्टीट्यूट ऐसी लापरवाही कर देता है।
ठीक है। टुडे इज 23rd of June 2025 व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। हो सकता है जब आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तब अगर आप आईसीएआई की वेबसाइट पर जाकर आरटीपी को डाउनलोड करोगे ना, हो सकता है तब तक आईसीएआई ने इसका आंसर चेंज कर दिया हो सकता है तब तक इसका आंसर आईसीएआई ने 3 कर दिया हो। ठीक है, तो आईसीएआई ऐसी चीजें करता रहता है। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको 3 ही मार्क करना होगा, आपको गलत आंसर मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। एम्बिग्युअस क्वेश्चंस में जहां पर आपको गलत आंसर मार्क करना होता है वो मैं तभी कहता हूं जब वो एम्बिग्युअस क्वेश्चंस आपके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के हो। ठीक है, स्टडी मटेरियल के हो। वैसे एग्जाम हॉल में बहुत मुश्किल से कभी कभार ही एम्बिग्युअस क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में एम्बिग्युअस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, वो क्वेश्चंस फ्रेश पूछता है, फ्रेश इन द सेंस कि वहां पर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वही रहता है, बस वो बदल देता है, फिगर्स वगैरह बदल देते हैं। तो अगर फिगर्स बदल देते हैं तो एम्बिग्युइटी होने का कोई चांस होता नहीं है, तो आपको अच्छे वाले क्वेश्चन ही मिलते हैं। मुश्किल से एक आध दो क्वेश्चन अगर कभी कभी कोई एम्बिग्युअस आ जाता है तो आ जाता है। जैसे May 25 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन एम्बिग्युअस था, 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन May 25 में एम्बिग्युअस था। ठीक है, बाकी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया ही है कि May 25 का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन की पीडीएफ आप लोगों को कहां से मिलेगी, तो आप लोग उसको देख सकते हो। उस पीडीएफ के एंड में मैंने पूरा एनालिसिस भी करके दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चंस कहां से उठा के इन लोगों ने दिए थे। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, राइट। तो इन शॉर्ट इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 3। तो इस वाले क्वेश्चन में कई सारी गलतियां हैं। एक तो क्वेश्चन में ही क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि यहां पर आपका ब्रैकेट होना चाहिए था, इफ यू वांटेड अस टू सॉल्व इन दैट मैनर। या फिर अगर मान लो ये ब्रैकेट नहीं होना, अगर मान लो ये ब्रैकेट नहीं था, यही वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आना चाहिए था 1.5। इसका आंसर आना चाहिए था 1.5, बट चलो ठीक है। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोगों को किस तरह से करना है। इसी बात पर हो जाए बूम 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 और आप लोग वीडियो को कर दो लाइक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कैलकुलस है। ये तो हम लोग करते नहीं है। अच्छा, मैं कैलकुलस हमेशा छुड़वाता हूं, ठीक है, जितने भी लोगों को नहीं पता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं कैलकुलस हमेशा छुड़वाता हूं क्योंकि कैलकुलस में हार्डली 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इट्स नॉट वर्थ द टाइम एंड एफर्ट। जितना टाइम और एफर्ट और एनर्जी आप लोग कैलकुलस में डालने के बारे में सोचोगे, उतना ही टाइम, एनर्जी और एफर्ट अगर आप लोग बाकी 95% ऑफ द पेपर में डाल दोगे, 95% ऑफ द सिलेबस में डाल दोगे, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो मैं कैलकुलस वाला चैप्टर कभी नहीं पढ़ाता हूं, तो इसको हम लोग यहां पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन 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 ठीक है, आरटीपी की एक सॉल्यूशन पीडीएफ भी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, वर्चुअल लाइब्रेरी में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो ये जो सितंबर 25 की आरटीपी है, इसकी भी सॉल्यूशन पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, और कैलकुलस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन पीडीएफ में मैंने दिया हुआ है। मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई विल स्टैंड बाय माय सेइंग कि हम लोगों को कैलकुलस नहीं करना चाहिए, कैलकुलस करने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 7 सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, उसके अंदर लिमिट्स और कंटिन्यूटी जोड़ दिया है। लिमिट्स और कंटिन्यूटी आप लोग छोड़ सकते हो। और चैप्टर नंबर 8 बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 के लास्ट के 2 टॉपिक्स और चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा, इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो। इतना ये आपका कैलकुलस वाला पोर्शन है, और कैलकुलस वाले पोर्शन में से हार्डली 4 to 5 मार्क्स का आता है, जिसको आप लोग इजीली स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कैलकुलस का हो गया, उसको हम लोग नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन का है, कैलकुलस का हो गया, इसको भी हम लोग नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 18 डिफरेंशिएशन का है, इसको भी हम लोग नहीं करें, कैलकुलस का हो गया, इसको भी हटा देते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी इज पर्सनल इंटरव्यू। नेचुरल कैलामिटी में क्या हो जाएगा? नेचुरल कैलामिटी के लिए हम लोगों के पास जो होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। याद करो, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका मन चीख चीख के कर कहेगा कि यार नेचुरल कैलामिटी है, कोई बंदा अगर मान लो भूकंप में दबा हुआ है तो कहां आप उसके पास जाकर पूछोगे कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? इनडायरेक्ट इंटरव्यू होना चाहिए, लेकिन नहीं, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है पर्सनल इंटरव्यू। जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हम लोग पर्सनल इंटरव्यू ही मार्क करेंगे। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज बॉक्स हेड। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा? एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज बॉक्स हेड। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन इज अपर पार्ट ऑफ द टेबल एंड बॉक्स हेड इज एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल व्हिच इंक्लूड्स द कैप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया सी। ये भी हम लोगों का डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर को आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज नंबर्स इज। अब इतने सारे नंबर्स का आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनका मीन निकालेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है?
स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और वेरिएंस कैसे आता है, हर ऑब्जर्वेशन का उसके मीन के साथ डिविएशन लेना है, उन डिविएशंस का स्क्वायर करना है और उनका एवरेज करना है, तो आके आपके पास वेरिएंस आएगा। मतलब x माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर इसका सम टोटल डिवाइडेड बाई n, दिस इज अ वेरिएंस, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट जब हम लोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना होगा, मीन निकालना होगा, ठीक है। तो मीन कैसे आएगा, 25 प्लस 32, 25 प्लस 32 प्लस 43 प्लस 53 प्लस 62 प्लस 59 प्लस 48 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो मीन आ गया आपका 41, ठीक है। मीन कितना आ गया, मीन आ गया आप लोगों का 41। तो x बार आ गया 41। अब x बार आ गया 41, अब हर ऑब्जर्वेशन का 41 के साथ डिविएशन लेना है, उसका स्क्वायर करना है और उसको मेमोरी में ऐड करते चलना है। तो सबसे पहले 25, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 ये रहा 25, 25 माइनस 41 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 32, 32 माइनस 41 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 43 माइनस 41 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 53 माइनस 41 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 62 माइनस 41 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 59 माइनस 41 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 48 minus 41 is equal to into is equal to m plus 31 minus 41 is equal to into is equal to m plus 24 minus 41 is equal to into is equal to m plus 33 minus 41 is equal to into is equal to m plus MRC आ गया 1752, ठीक है। MRC क्या आ गया, MRC आ गया 1752। एक बार देखें क्या दोबारा से, एक बार दोबारा से देखें, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। 25 minus 41 is equal to into is equal to m plus 32, 32 minus 41 is equal to n2 is equal to m plus 43 minus 41 is equal to n2 is equal to m plus 53 minus 41 is equal to n2 is equal to m plus 62 minus 41 is equal to n2 is equal to m plus 59 minus 41 is equal to n2 is equal to m plus 48 minus 41 is equal to n2 is equal to m plus 31 minus 41 is equal to n2 is equal to m plus 24 minus 41 is equal to n2 is equal to m plus 33 minus 41 is equal to n2 is equal to m plus 1752। तो बिल्कुल सही आया है। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये आया 1752 डिवाइडेड बाई 10। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो दिस इज 13.24, 13.24, ठीक है। 13.24 ये हम लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.24, तो ठीक है 13.23 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर दीज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब आपको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है इन ऑब्जर्वेशंस का, तो सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 15 18 10 20 23 28 12 16। तो सबसे पुराना सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा है 10, तो मैंने लिखा 10, 10 हो गया। उसके बाद 12, 10 12 10 12 15 16 18 15 16 18 20 23 28 20 23 28, ठीक है। तो अब हम लोगों को रैंक निकालनी होगी। रैंक ऑफ Q1 कैसे आती है, n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी 9/4, ठीक है। 9/4, 9/4 ये हो गया आपका 2.25, ये हो गया 2.25। तो जो Q1 आएगा वो क्या आएगा, वो Q1 विल बी सेकेंड टर्म प्लस 0.25 इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज 12,
प्लस 0.25 इंटू 15 माइनस 12। तो 15 माइनस 12 इंटू 0.25 प्लस 12, द आंसर इज 12.75। ठीक है, द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 12.75। 17, 16, 15.75, 12, कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 12.75। अगेन दिस इज एन एम्बिग्युअस क्वेश्चन बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एग्जाम में आपके पास सही ऑप्शंस ही आएंगे, ठीक है। और अगर मान लो एम्बिग्युअस आ गया तो उसको स्किप कर देना। एम्बिग्युअस क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में आता है तो आपको कभी भी उसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्किप दैट क्वेश्चन। एम्बिग्युअस क्वेश्चन जब भी आता है तो उसमें ग्रेस मार्क्स सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों का डन हो चुका है, ऑल्दो इसने पता नहीं क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। 12.75 होता तो सही हो भी जाता, 15.75 है तो इसलिए सही नहीं है। हो सकता है, लेकिन जब भी आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आईसीएआई की वेबसाइट पर जाकर जब आप लेटेस्ट वाली आरटीपी डाउनलोड करोगे सितंबर 25 की, तो हो सकता है आईसीएआई इसको ठीक कर दे, ठीक है। हो सकता है आईसीआई इसको ठीक कर दे, ऐसा आईसीआई करता रहता है, बीच बीच में अपनी जो भी गलतियां होती हैं उसको ठीक कर देता है। कोई कभी कोई मेल कर देगा, कभी कोई मेल कर देगा, तो आईसीआई उसको ठीक कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो आरटीपी में या किसी भी एमटीपी में आपको कोई गलत आंसर दिख रहा है, कोई एम्बिग्यूटी आपको दिख रही है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू ओनली नीड टू वरी अबाउट दोज एम्बिग्यूटीज व्हिच आर प्रेजेंट इन योर आईसीएआई स्टडी मटेरियल, ठीक है। उसी में आपको परेशान होने की जरूरत है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज डन। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, बिल्कुल आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। यस, 24th क्वेश्चन पर हम लोग यहां पर आ चुके हैं। देखो, इफ द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज 4.05 देन इट्स मीन डिविएशन इज, ओके। तो हम लोगों ने नॉर्मल कर्व में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन के बीच में एक रिलेशनशिप समझी थी। 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है। तो और अगर हम लोग इन दोनों को, अगर हम लोग ये देखें, मीन डिविएशन इज इक्वल टू 0.8 स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन क्या हो जाता है? क्वार्टाइल डिविएशन इज 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ऑल्दो ये वाली चीज एग्जाम में पूछी जा चुकी है, लेकिन फिर भी जब भी इंस्टीट्यूट इस टाइप के क्वेश्चंस देता है, जब भी इंस्टीट्यूट इस टाइप के क्वेश्चंस देता है कि आपको क्वार्टाइल डिविएशन दे दिया, आपसे मीन डिविएशन पूछा जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट की मर्जी होती है। क्या कभी कभी इंस्टीट्यूट ये वाली इक्वेशन यूज करके सॉल्व करवाएगा, कभी कभी इंस्टीट्यूट ये वाली इक्वेशंस यूज करके सॉल्व करवाएगा, ठीक है। खैर, दोनों में मुश्किल से 1-2 पॉइंट्स का ही फर्क आता है, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंस्टीट्यूट ये वाला मेथड प्रेफर करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंस्टीट्यूट ये वाला मेथड प्रेफर करता है। मतलब अगर आपको क्वार्टाइल डिविएशन दिया हुआ है 4.05, आपको क्वार्टाइल डिविएशन दिया हुआ है 4.05, तो आप पहले ये वाली इक्वेशन यूज करके स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे। कैसे? क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी क्वार्टाइल डिविएशन अपॉन 0.675, तो दिस विल बी 4.05 अपॉन 0.675। तो ये क्या आएगा? This is what 4.05 upon 0.675, तो this is what 6। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 6, आपको मीन डिविएशन निकालना है, तो मीन डिविएशन इज 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 0.8 इंटू 6, 0.8 इंटू 6 और ये आ जाएगा 4.8। तो एग्जैक्ट आंसर आपका इस तरह से आ जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ये वाला मेथड प्रेफर करता है। इंस्टीट्यूट डायरेक्टली इसको यूज करके इक्वेशन बनाना प्रेफर नहीं करता है, इंस्टीट्यूट ये वाली चीज प्रेफर करता है, ठीक है। तो चलो, इसका आंसर 4.8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 इज आल्सो डन। बूम बूम बूम, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करोगे। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स सी, if there are two groups containing 30 and 20 observations and having 50 and 60 as arithmetic means, then the combined arithmetic mean is a very simple question। combined arithmetic mean की simple property के ऊपर ये वाला question based है। देखो, if there are two groups containing 30 and 20 observations, मतलब हमारा जो n1 है वो 30 है और n2 है वो 20 है। n1 is 30, n2 is 20, ठीक है। having 50 and 60 as arithmetic means, तो x1 bar is 50 and x2 bar is equal to 60। 50 and 60 as arithmetic means, combined arithmetic mean क्या होगा? तो x bar will be n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2, ठीक है। तो दिस इज 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60 अपॉन
30 प्लस 20। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 30 इंटू 50 m प्लस 20 इंटू 60 m प्लस MRC डिवाइडेड बाई 50। दिस इज 54। दिस इज 54। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसको आप लोग यहां पर भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। वी हैव ओनली 5 मोर क्वेश्चंस टू गो। वी हैव ओनली 5 मोर क्वेश्चंस टू गो। बहुत मजा आ रहा है, फटाफट से हम लोग यहां पर कर रहे हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करोगे एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने। टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस एंड x बार आपको दिया हुआ है 5 और y बार आप लोगों से पूछा गया है। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होता है। 5x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेट्स सी। वी हैव 5x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू -5 माइनस 5x, y इज इक्वल टू -5/2 माइनस 5/2x। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, y बार अगर निकालना है तो यू सिंपली हैव टू पुट द वैल्यू हियर x बार। ठीक है, तो दिस इज -5/2 माइनस 5/2 इनटू व्हाट इज x बार? x बार इज 5। ये इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो नाउ दिस इज व्हाट 5/2 इंटू 5 m प्लस -5/2 माइनस MRC। दिस इज इक्वल टू -15। y बार आ जाएगा -15। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ गया ऑप्शन डी। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है, बोलो यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। If the arithmetic mean and coefficient of variation of x are 5 and 20 respectively, what is the variance of 15 minus 2x? Let's see. Arithmetic mean of x is 5, coefficient of variation of x is 20. Okay. Arithmetic mean of x is 5, coefficient of variation of x is 20 और हम लोगों को वेरिएंस निकालना है 15 माइनस 2 का। 15 माइनस 2x का हम लोगों को वेरिएंस निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x कैसे आता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन अरिथमेटिक मीन ऑफ x इनटू 100। ये आ गया आपका 20 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन अरिथमेटिक मीन ऑफ x इनटू 5, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ x व्हिच इज 5 इनटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। ये 5 इधर चला जाएगा और ये इधर ऐसे चला जाएगा, तो ये अब आपका क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। नाउ हम लोगों को इसका वेरिएंस निकालना है 15 माइनस 2x का। तो एक काम करते हैं, y मान लेते हैं 15 माइनस 2x के बराबर में। अब क्योंकि हम लोगों के पास x का स्टैंडर्ड डिविएशन है और हम लोगों को y का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आएगा? कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंज इन स्केल से अफेक्ट होता है, वो भी सेम प्रोपोर्शन में। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। और ये b ये हो गया -2, तो -2 का मॉड्यूलस इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 और ये आ जाएगा 2, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन हम लोगों को चाहिए वेरिएंस, तो वेरिएंस कैसे आएगा? वेरिएंस आएगा इसका स्क्वायर, तो वेरिएंस विल बी इक्वल टू 4। वेरिएंस विल बी इक्वल टू 4। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, a very simple question. The coefficient of correlation between two variables is 0.5. Then the coefficient of determination is, तो अगर आपको coefficient of correlation दिया हुआ है r is equal to 0.5, तो coefficient of determination क्या आएगा? r square आ जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर यानी 0.25। इससे ज्यादा और क्या ही सिंपल होगा। 28 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। वेरी वेरी नाइस। आओ अब हम लोग आते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बिल्कुल भी एम्बिग्यूअस नहीं है, लेकिन इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। प्रोबेबली दी ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एंटायर आरटीपी, अदरवाइज तो ये पूरी की पूरी आरटीपी एकदम ही बचकानी आरटीपी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो r इज 0.5, समेशन xy इज 120,
सिग्मा वाई इज 8, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज 8, समेशन एक्स स्क्वायर इज 90, देन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, आपसे एन की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आर होता क्या है, आर होता है कॉव एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, राइट। कॉव एक्स वाई क्या होता है, कॉव एक्स वाई होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये होता है। कॉव एक्स वाई का एक और फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है, माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अब आप ध्यान से देखो डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। डेटा में हम लोगों को आर दिया हुआ है, वेरी गुड। समेशन एक्स वाई दिया हुआ है क्या, हाँ समेशन एक्स वाई दिया हुआ है, तो समेशन एक्स वाई तो दिया हुआ है। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे क्या, हम लोग ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास समेशन एक्स वाई है, तो समेशन एक्स वाई तो इस वाले फॉर्मूले में, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे, इस वाले फॉर्मूले को आप लोग स्क्रैच कर दो। दिस आंसर्स योर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यही पता नहीं चल पाता, डेटा देखकर पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आपको x की इंडिविजुअल वैल्यूज दी हुई है, नहीं। क्या आपको y की इंडिविजुअल वैल्यूज दी हुई है, नहीं। तो अगर आपको x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं दी हुई हैं तो आप कैसे उनका मीन निकालोगे, हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डिविएशन लोगे, ये सब कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपका एकदम आउट ऑफ द विंडो चला गया, ये वाला फॉर्मूला तो आप लोग यूज करोगे ही नहीं। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पूरे क्वेश्चन में क्या आपको x की इंडिविजुअल वैल्यूज दी हुई हैं, नहीं। y की इंडिविजुअल वैल्यूज दी हुई हैं, नहीं। x बार दिया हुआ है, नहीं। y बार दिया हुआ है, नहीं। ना तो आपको x बार दिया हुआ ना ही आपको y बार दिया हुआ, समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको x बार y बार नहीं दिया हुआ। ऐसे केस में वी हैव नो ऑप्शन बट टू अज्यूम कि ये जो डेटा है ये मीन सेंटर्ड डेटा है, मीन सेंटर्ड डेटा है। मीन सेंटर्ड डेटा का मतलब क्या हो गया कि x बार इज इक्वल टू 0 एंड y बार इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। हमें यह मानना पड़ेगा, पहले मुझे लगा था ये वाला क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एम्बिग्यूअस नहीं है। दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, लेकिन आज तक कभी ये स्टडी मटेरियल में वगैरह वगैरह कहीं पर भी दिया नहीं है, ना तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया हुआ है और ना ही स्टडी मटेरियल में पूछा गया है। लेकिन इस बार की आरटीपी में ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो सितंबर 25 की आरटीपी में ये वाला क्वेश्चन ये लोग दे चुके हैं। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, जहां पर आपके पास समेशन एक्स वाई है, समेशन एक्स स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई है, आपके पास मीन्स नहीं है, आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस भी नहीं है, देन यू हैव नो ऑप्शन बट टू अज्यूम दैट दिस इज अ मीन सेंटर्ड डेटा। एंड व्हाट डू आई मीन बाय अ मीन सेंटर्ड डेटा? मीन सेंटर्ड डेटा का मतलब x बार विल बी इक्वल टू 0 एंड y बार विल बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं x बार और y बार को 0 मान रहा हूं तो कोवेरियंस का जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या रह जाएगा? cov xy will be equal to summation xy upon n minus 0 into 0, ठीक है, -0 इंटू 0। तो ये अल्टीमेटली आपका खत्म हो जाएगा और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का ये फॉर्मूला आप लोगों के पास रह जाएगा समेशन एक्स वाई अपॉन एन, ठीक है। इसको आप लोग रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, सिंपल सी चीज है। अगर आप लोगों को x की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं दी हुई है, y की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं दी हुई है, आपको इतना ही लिमिटेड डेटा दिया हुआ है जितना लिमिटेड डेटा आपको इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन यू विल हैव टू अज्यूम कि भाई x बार भी 0 है, y बार भी 0 है। देखो कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, बिना माने तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। बिना कुछ माने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते। आपका मन कर रहा है कि तो क्यों सर ये वाला फॉर्मूला यूज ही मत करो, कोवेरियंस वाला फॉर्मूला यूज ही मत करो, आप तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना, r इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, फिर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये वाला फॉर्मूला भी कैसे यूज कर सकते हो? क्या आपके पास x की इंडिविजुअल वैल्यूज है? नहीं। y की इंडिविजुअल वैल्यूज है? नहीं। तो आप समेशन एक्स वाई नहीं निकाल सकते, आप समेशन x नहीं निकाल सकते, आप समेशन y नहीं निकाल सकते। आप इंडिविजुअल वैल्यूज के बेसिस पर ये सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड है, इस वाले फॉर्मूले को तो आप लोग यूज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों को इसी वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा और कोवेरियंस का फॉर्मूला निकलकर बस इतना सा रह जाएगा, समेशन एक्स वाई अपॉन एन।
डन। अब देखो ध्यान से, आर क्या है, आर है cov xy अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ये समेशन एक्स वाई अपॉन एन अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, समेशन एक्स वाई अपॉन एन इंटू 1 अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये ऐसे आ सकता है क्या, समेशन एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहां पर वैल्यूज पुट किए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है और स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करके आप लोगों को दिखाया ताकि किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो मैं डायरेक्टली इसको यहां पर ऐसे लिख सकता था, समेशन एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता था। मैंने जानबूझ के इसको यहां पर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर इसको इनटू अगर करेंगे तो 1 अपॉन दिस, और फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। डन। तो अब जो हमारा आर है वो ये आ गया। अब देखो आप, क्या आपके पास आर की वैल्यू है 0.5, यस आपके पास आर की वैल्यू है। आपके पास सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू, समेशन एक्स वाई की वैल्यू है, यस आपके पास समेशन एक्स वाई की वैल्यू 120 है। आपके पास सिग्मा वाई है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई आपके पास है 8, लेकिन क्या आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स है, नहीं आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स नहीं है। तो अभी हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स के अगेन दो फॉर्मूले आते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स के दो फॉर्मूले हम लोगों के पास आते हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो वो वाला आता है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यूज किया था कि हर ऑब्जर्वेशन का उसके मीन के साथ डिविएशन ले लो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका एवरेज ले लो, और ये वेरिएंस आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर दो, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। लेकिन क्या आपके पास सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, नहीं आपके पास सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस तो नहीं है। आपके पास मीन है क्या, नहीं मीन हम लोगों ने 0 माना हुआ है। बट क्योंकि आपके पास सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस नहीं है, इसलिए अब आप लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, वो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। यस, अब इधर आप देखो, एक्स बार तो हम लोगों ने 0 ही माना हुआ है, क्योंकि x का मीन भी 0 माना हुआ है, y का मीन भी 0 माना हुआ है, तो ये फॉर्मूला भी क्या रह जाएगा, ये फॉर्मूला रह जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस 0 इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x विल रिमेन एज समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और इसका स्क्वायर रूट। क्या हम लोगों को समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, यस हम लोगों को समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 90, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 90 अपॉन एन इस पूरे का स्क्वायर रूट, बस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज दिस। अब देखो कोरिलेशन वाला ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग यहां पर दोबारा लिखते हैं, r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। डन। अब r की जगह पर 0.5 पुट कर देते हैं, सिग्मा एक्स वाई समेशन एक्स वाई की जगह पर 120 पुट कर देते हैं, n की वैल्यू ही हम लोगों को निकालनी है, तो ये हो जाएगा n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x विच इज 90 बाई n इस पूरे का स्क्वायर रूट into standard deviation of y, and standard deviation of y is 8. Standard deviation of y is 8. Now you try the options. ठीक है, now you try the options. ये इक्वेशन आपके पास बन गई है, now you simply try the options. ठीक है, ऑप्शन ए ट्राई करते हैं 5। अगर मैं n की जगह पर 5 पुट करता हूं, अगर मैं n की जगह पर 5 पुट करता हूं तो RHS क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा 1 अपॉन 120 अपॉन 5 इंटू 90 बाई 5 इस पूरे का स्क्वायर रूट इंटू 8। तो देखो 90 बाई 5 इस पूरे का स्क्वायर रूट इंटू 5 इंटू 8 m प्लस 120 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 0.71। ये 0.71 आएगा, हमें 0.5 चाहिए, तो ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं ही हो सकता है। ऑप्शन बी 10 पुट करके देखते हैं, ऑप्शन बी 10 पुट करके देखते हैं, n की जगह पर 10 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां पर 10 और यहां पर 10, लेट्स सी 90 बाई 10 इस पूरे का स्क्वायर रूट इंटू 8 इंटू 10 m प्लस 120 डिवाइडेड बाई दिस, और ये आता है आपका 0.5। ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 0.5। तो अब हम लोगों का आ गया कि ऑप्शन बी जो है यही आपका आंसर होगा। अब आप इसको एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी लॉस्ट लग रहा है तो इसको रिवाइंड करके जरूर देखना और आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना, बिकॉज द फर्स्ट टाइम दैट ICAI हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन कोरिलेशन रिग्रेशन।
ठीक है। अभी से पहले आईसीएआई ने ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं डाला था जहां पर हम लोगों को मीन सेंटर्ड डेटा का कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को बताना पड़े, जहां पर मुझे आपको बताना पड़ेगा भाई आपको दोनों के मीन्स को जीरो मानना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कहीं पर कुछ था नहीं, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है सितंबर वाले एग्जाम में आ जाए, हो सकता है जनवरी वाले एग्जाम में आ जाए, या हो सकता है उसके बाद कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाए। लेकिन अब इसको आप लोगों को नोट करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। डन। What is the chance of picking a heart or a queen not of heart from a pack of 52 cards? है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों के पास 4 फेसेस होते हैं कार्ड्स के, ठीक है। 4 फेसेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है हार्ट, एक होता है क्लब्स, एक होता है स्पेड, एक होता है डायमंड। तीनों में 13 पत्ते होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जैक, किंग, क्वीन, एस, ये 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। 13 पत्ते होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब क्या पूछा हुआ है आपसे? या तो एक हार्ट निकल आए, या तो एक हार्ट निकल आए, तो हार्ट कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं हार्ट निकलने के? 13। या फिर कह रहे हैं क्वीन निकल आए, लेकिन वो हार्ट की क्वीन नहीं होनी चाहिए, तो क्वीन या तो क्लब्स की हो जाएगी, या तो स्पेड की हो जाएगी, या तो डायमंड्स की हो जाएगी। तो मतलब इन तीनों क्वींस में से अगर कोई भी क्वीन आ गई तो वो भी आपके लिए फेवरेबल आउटकम है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 52 है, क्योंकि पैक ऑफ 52 कार्ड्स होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 52 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या तो हमारे पास हार्ट आ जाए, हार्ट्स 13 आ सकते हैं, या फिर कोई क्वीन आ जाए जो कि हार्ट की नहीं होनी चाहिए। तो मतलब या तो क्लब की क्वीन होगी, या तो स्पेड की क्वीन होगी, या तो डायमंड की क्वीन होगी। तो ये हो गए 3। तो 16 इज द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी विल बी 16/52। प्रोबेबिलिटी विल बी 16/52। प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 16/52 एंड दिस इज 0.30769, ठीक है। तो लेट्स सी, 17/52 ना, 4/13। यस, ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर आ गया है। और इसी के साथ सितंबर 25 की आरटीपी का डिस्कशन हम लोग यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सितंबर 25 की आरटीपी का डिस्कशन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। एग्जैक्टली 1 घंटा लगा हम लोगों को, एंड आई एम श्योर आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और अगर हाँ, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और इसको सब दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। बूम बूम बूम, आई विल बी बैक सून।